नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया पुणे से हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सबसे सटीक सर्वे। जी हां, हम बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनाव की और सबसे पहले लेकर आ रहे हैं एक ऐसा सर्वे जब महाराष्ट्र में जो चुनावी गणित है वो पूरी तरह साफ हो चुका है, पूरी तरह क्लियर हो चुका है कि अब गठबंधन किसी का नहीं होने वाला। शिवसेना अलग चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, एनसीपी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। ऐसे में क्या होगा चुनावी गणित? किसके सर पर ताज होगा? क्या आगे गठबंधन होने की संभावना है? किसकी बनेगी सरकार? किसके सर पर होगा ताज? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। ऐसे में क्या होने वाला है? मतदाता के मन में क्या है? चुनाव के मुद्दे क्या क्या हैं? चुनाव में किन बातों का जोर चल सकता है या किन बातों का जोर चल रहा है? इन तमाम मुद्दों पर हमारी पैनी नजर है और सी वोटर, द संडे गार्डियन और इंडिया न्यूज लेकर आया है अब तक का सबसे बड़ा सर्वे। हमारे इस पैनल में खास मेहमान होंगे। हमारे साथ सी वोटर की तरफ से मनु शर्मा होंगे, हमारे साथ शहजाद पूनावाला कांग्रेस की तरफ से होंगे, हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे, हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब शिवसेना की तरफ से होंगे, हमारे साथ क्लाइड क्लेस्टो एनसीपी की तरफ से होंगे जो कि प्रवक्ता है एनसीपी के, हमारे साथ एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार होंगे, हमारे साथ मनीष अवस्थी होंगे मुंबई से जो कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो से हमारी सहयोगी भी जुड़ी होंगी जो हमें बताएंगी कि किस तरीके से अंक गणित क्या कहता है, अर्थमेटिक क्या कहता है, परसेंटेज क्या कहते हैं, किस तरह से जनता का मिजाज बदल रहा है, किस तरह से पोल परसेंटेज और पोल अर्थमेटिक बदल रहा है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आंकड़े क्या कहते हैं मुद्दों के बारे में, आंकड़े क्या कहते हैं समस्याओं के बारे में, आंकड़े क्या कहते हैं कि आखिरकार लोगों की समस्या कौन सुलझा सकता है। सबसे पहले चलते हैं स्टूडियो में अनुराग के पास। शुक्रिया दीपक। तीसरा ये चुनावी सर्वे है जो इंडिया न्यूज दिखा रहा है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर और अब की बार जो नतीजे आए हैं वो काफी कंफ्यूजिंग है और चौंकाते भी हैं। सबसे पहला सवाल अगर हम देखें जो हमने पूछा इस सर्वे में वो ये था कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है। तो इस पर 13% जनता है जो कहती है कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार रहने वाला है। सबसे ज्यादा 23% कहती है कि महंगाई रहने वाला है। रोजगार मुद्दा होगा इस चुनाव में जब लोग वोट डालने जाएंगे, 16% जनता का ये मानना है। पानी मुद्दा है 10% जनता के लिए और अन्य यानी बाकी मुद्दे जो है तमाम मुद्दे वो 38% जनता के मुताबिक सबसे ज्यादा मायने रखेंगे जब वो वोट डालने जाएंगे इस चुनाव में। दूसरा सवाल अगर देखें कि इन समस्याओं के लिए महाराष्ट्र में कौन जिम्मेदार है दीपक, तो वो 35% जनता का मानना है कि राज्य सरकार इन तमाम समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। जो मौजूदा राज्य सरकार है यानी खुली तरह से एंटी इनकम्बेंसी हमें इस सर्वे के मुताबिक दिखती है। और इसके अलावा 8% मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हैं, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हैं। स्थानीय विधायक को 60% जिम्मेदार ठहराते हैं। तमाम समस्याएं जो महाराष्ट्र के सामने है, वोटर्स के सामने, उनके लिए 7% केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं और 5% नगर पालिका को। और अन्य अन्य मुद्दे यानी लोग जो है वो कहते हैं कि पता नहीं 39% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं कि इन समस्याओं के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। तो हमने बताया कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा महाराष्ट्र में क्या है, महंगाई निकल कर आ रहा है। 38% लोगों के मुताबिक अन्य मुद्दे भी है लेकिन सबसे बड़ा महंगाई निकल कर आ रहा है। और समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है, ये 35% जनता का मानना है कि राज्य सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। और अगर तीसरे सवाल की बात करें जो इस सर्वे में है वो ये है कि इन समस्याओं को आखिर सुलझा कौन सकता है, किसके पास वो चाबी है जो इन समस्याओं को सुलझाएगा, किस दल के पास वो चाबी है। तो इस सर्वे के मुताबिक 35% लोग जो है वो मानते हैं कि बीजेपी इन समस्याओं को सुलझा सकती है। 12% कांग्रेस के पास जा रहे हैं जो कि बढ़ोतरी है पिछले सर्वे से। अब कांग्रेस की परफॉर्मेंस थोड़ी सी सुधरी है। 3% एनसीपी के लिए कहते हैं कि वो सुधार सकते हैं। 11% शिवसेना को सुधारक के तौर पर देखते हैं और एमएनएस को 5%। बाकी 34% लोग जो है वो कहते हैं कि अन्य कोई हो सकता है या पता नहीं, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो तमाम ये फिलहाल तस्वीर है दीपक। ये फिलहाल तस्वीर है। तो महंगाई अब भी सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद
भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार महाराष्ट्र के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। सिंचाई घोटाला हो या फिर फॉर्डर स्कैम हो, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं। सबसे पहले चलते हैं शहजाद पूनावाला, सबसे पहले चलते हैं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब के पास। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब महंगाई को अभी भी एक बड़ा मुद्दा मानते हैं, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई है, ऐसा एक जनरल परसेप्शन महाराष्ट्र के लोगों में अभी भी है और महाराष्ट्र में घूम रहा हूं। आप देखिए, पिछले 2 महीने में पिछले 3 महीने में महंगाई का दर घटा है, ये बिल्कुल एक सच्चाई है। लेकिन जवाब जब जनता इस बात की दे रही है, ये पिछले 5 साल को लेकर एक आंकड़ा बता रहे हैं और इसके लिए पूरी तरह दोषी स्टेट गवर्नमेंट को ठहरा रहे हैं। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतदाता का मन में बिल्कुल एक स्पष्टता है। जो भ्रष्टाचार हो या महंगाई हो, जो 2 बड़े मुद्दे हैं, उसके लिए सीधे तौर पर स्टेट गवर्नमेंट और उसमें दोनों कांग्रेस और एनसीपी को समेटकर उनको दोषी ठहरा रहे हैं। तो जनता का रुख बिल्कुल स्पष्ट है और इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए सबसे बेहतर पार्टी 35% भाजपा है और बाकी कोई दूसरी पार्टी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती है। उसके बाद जो है कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, सब के सब 12% से कम है। तो हवा किस तरफ है? हवा बीजेपी की तरफ है, मोदी जी की तरफ है, ये बिल्कुल स्पष्ट है अभी तक आपने जो आंकड़ा बताया। अभी तक हमने जो आंकड़ा बताया आपको खुश करने के लिए काफी है, लेकिन शहजाद पूनावाला, आपकी लुटिया तो डूबती हुई दिखाई दे रही है शुरुआत के सवालों में ही। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई आज भी मुद्दा है, यही वो सरकार थी, भाजपा की सरकार, जिसने वादा किया था कि 100 दिनों में आते ही वो प्राइस राइज पे कंट्रोल करेंगे। अब जीवीएल नरसिम्हा राव की बातें सुनकर 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा तो शहजाद पूनावाला आपने किया था। जी, बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा के पढ़ो आप, उसमें 100 दिनों में महंगाई यूपीए सरकार ने कम करने का वादा उन्होंने कभी नहीं किया था। जी, मैं आपको बता दूं कि ऐसे अनेक बार आपने किया था, बीजेपी ने नहीं किया था। झूठ बोल रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कई ऐसे बयान लाकर दिखा सकता हूं जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे आते ही जो दिखाइए। जी, मैं आपको बताता हूं। शहजाद पूनावाला दिखाइए। जी, अभी आप मेरी पूरी कभी नहीं कहा उन्होंने, मेरी एक बात इंटरनेट खोलिए, आपके मोबाइल पे इंटरनेट है, खोलिए, एक बयान दिखाइए। मैं आपको दिखा दूंगा, मुझे पहले मेरी बात कहने दीजिए और मैं आपको जरूर दिखाऊंगा ये बयान। तो पहले इन्होंने ये कहा था कि हम प्राइस राइज पे कंट्रोल लाएंगे। अब जीवीएल नरसिम्हा राव की बातें मैं जब सुनता हूं तो मुझे थोड़ा सा ये महसूस होता है कि कौन से देश में रह रहे जीवीएल नरसिम्हा राव। 100 रुपए किलो टमाटर, प्याज, बटाटा मिल रहा है और जीवीएल नरसिम्हा राव कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हो गया है, 8% WPI चल रहा है, कह रहे प्राइस राइज कम हो चुकी है। आपने बाईपोल में देखा है, कम हुआ है, ये हकीकत है। ये इसलिए कम नहीं हुआ है क्योंकि जब हम FDI इन रिटेल ला रहे थे, जिसके माध्यम से सप्लाई चेन दुरुस्त होती, उसको आपने केवल अपनी राजनीति के लिए उसमें आपने राजनीति की और उसको होने नहीं दिया। आज अगर वो कर लेते आप तो 30% दाम कम हो जाते हैं, पर आपने वो नहीं किया। आप इसके अब मुझे एक राजनीतिक पॉइंट कहने दीजिए। यदि 100 दिन में अच्छे दिन आने की प्रक्रिया शुरू हो गई होती तो आपको बाईपोल्स में खानी नहीं पड़ती। यदि 100 दिनों में अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी होती तो दिल्ली के चुनावों को आप डिले नहीं करते बार बार। नरसिम्हा राव जी, ये बात तो आप भी जानते हो और आप ये बातों से वाकिफ हो, इसीलिए अरे महाराष्ट्र और हरियाणा में तो चुनाव करा रहे हैं ना। वो उनकी बदौलत नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन करा रही है। ये तो चाहे तो उसको भी वो टालने की पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं, पर जिस प्रकार से दिल्ली में ये चुनाव से भाग रहे हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से भटकते हुए लव जिहाद और इन मुद्दों पर आ रहे हैं, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी तरह से भी अगर इनको इतना कॉन्फिडेंस होता तो मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, आज देश की राजनीति छोड़कर, पाकिस्तान जो कर रहा है उसको छोड़कर 25-25 रैलियां यहाँ पे और 25 रैलियां हरियाणा में कर रहे हैं। आज देश में, पूरे देश में पाकिस्तान हमारे पे आक्रमण कर रहा है, चाइना हमारे पे आक्रमण कर रहा है, देश में महामारी मची हुई है और प्रधानमंत्री सारे दफ्तर बंद करके पूरे टाइम केवल राजनीतिक चुनावों के रैलियों में लगे हुए हैं और केवल एक तरीके से उसी में पूरा फोकस लगाए हुए हैं। तो क्या ये सही प्राथमिकताएं हैं देश के लिए? और लोग जरूर इस चीज पर वोट करेंगे और इनकी जो राजनीति है, जो ये 100 दिनों की राजनीति की ये सारी चीजें दुरुस्त कर देंगे, वो जो नहीं हुई है उस पर जरूर इनको एक तमाचा देंगे इस बात पर।
लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है प्रेम शुक्ला जी, 12% लोग ही आपको पसंद कर रहे हैं। 12% लोगों को ही लगता है कि आपको, मैं आता हूं नरसिम्हा राव साहब आपके पास आता हूं आपके पुरानी सहयोगी से एक सवाल का जवाब ले लूं। आपकी भी पॉपुलैरिटी रेटिंग 12% की दिखाई दे रही है शिवसेना की। प्रेम शुक्ला जी आप क्या कहेंगे? आपने तो तलाक कर दिया बीजेपी के साथ, लेकिन आप भी समंदर के पानी में हिचकोले लेते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, शिवसेना को तो पिछले लोकसभा चुनाव में आप सबने 8-9 सीटों पर समेट दिया था। बीते तमाम जितने सर्वे हुए हैं, चूंकि राज्य की जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, हमारे तो मोदी के कारण जीते। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा को हमेशा छोटा दिखाया जाता है, बिहार में भी नहीं। मोदी के कारण अगर जीते होते तो मोदी जी ने जो मनसे को जिताने का प्रयास किया था वो भी जीत गए होते 2-4। वो लोग भी प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे थे, तमिलनाडु में भी जीत गए होते, और इनके कुछ लोग जो हैं उड़ीसा में भी जीत जाते। मोदी इतनी बड़ी शक्ति है तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, लोकसभा चुनाव पहले प्रचार करने गए थे, कर्नाटक में जो है वो कांग्रेस की सरकार आ गई। हिमाचल प्रदेश प्रचार करने गए थे, वहां कांग्रेस सरकार। देखिए, मोदी जी फैक्टर थे, लेकिन मोदी जी सारे फैक्टर नहीं थे। और शिवसेना जो है, मैं तो इस बात के लिए आपका अभिनंदन करता हूं कि आप कम से कम 11% तो दिखा रहे हो। मैं तो ये उम्मीद करके आया था कि आप 2-3% ही दिखाओगे, क्योंकि शिवसेना को जो है एक सर्वेक्षण ने तो लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटें दी थी। तो हम जो है इस तरह के सर्वेक्षणों को सम्मान देते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाकर, लोकप्रियता को बढ़ाकर 150 सीटों का लक्ष्य हासिल करेंगे। और जब हम 16 को बैठे होंगे तो ध्यान में आएगा कि शिवसेना की शक्ति क्या है। शिवसेना की शक्ति, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान एनसीपी के हो रहा है। क्यों क्लाइड क्लेस्टो साहब? आपका ये जो आप बता रहे हैं, आपके ओपिनियन जो बता रहे हैं, अभी वो तो समय ही बताएगा कि सच्चाई क्या है। आपके ओपिनियन हम देख रहे हैं, चलो मान लेते हैं, हम और मेहनत करेंगे। लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं कि बीजेपी का प्रवक्ता ने अभी बात की कि बोला हवा इस तरफ चल रही है। मैं तो समझता था, या हम इतने दिनों से सुन रहे थे कि लहर थी। अभी लहर है, कभी हवा है, ये सब हवा में उड़ रहे हैं, लहर में गोते खा रहे हैं। पर महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले, ये तो उनको कुछ बता ही नहीं रहे। सिर्फ दूसरे लोगों की निंदा कर रहे हैं, अपने लोगों की भी निंदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी महाराष्ट्र में आते हैं और कहते हैं कि स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी अगर यहाँ होते तो मुझे आने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये खुद अपने लोगों को मानते नहीं है, उनके पास कोई लीडर नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले हमें पता चला कि इनके जो अध्यक्ष है अमित शाह जी, उन्होंने इनके जो बीजेपी के कार्यकर्ता या लीडरों के गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाई है। अगर ये अपने नेताओं पर विश्वास नहीं कर सकते हैं तो महाराष्ट्र की जनता इन पर क्या विश्वास करेगी? क्या है कि इनको एक नेता सिर्फ मोदी जी दिख रहा है। मोदी जी देश संभालेंगे, मोदी जी राज्य संभालेंगे, मोदी जी सब जगह रहेंगे, तो बाकी के लोग क्या करेंगे? तो मेरा यही कहना है कि इनके आपस में मतभेद है, इनके पास एक ही लीडर है, बाकी कोई काम करने वाले लोग नहीं है। तो महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या करेंगे? नहीं, इनके पास तो कई लीडर है, इनके पास तो इतने लीडर है कि मुख्यमंत्री के तौर पर हर जगह रहा है। लेकिन मैं मनीष अवस्थी के पास जाना चाहूंगा। मनीष भाई, चारों पार्टी के बड़े नेताओं को आपने सुना, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि हमारा जो सर्वे हम दिखा रहे हैं उसका मुख्य निचोड़ क्या निकलता है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी को एज है? देखिए, बीजेपी को जो बढ़त दिखाई दे रही है, हमारे सर्वे और आंकड़े जो बता रहे हैं दीपक भाई, उसमें ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। और उसकी वजह भी जिस अंदाज में मोदी ने अभी तक लगभग 9 से 10 सभाएं महाराष्ट्र में ली हैं, उसको देखें, वहां पर जो जन समुदाय उमड़ रहा है, वहां पर जो भीड़ आ रही है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि मोदी में अभी भी वो जो मेस्मराइजिंग, एक जो करिश्मेटिक अप्रोच है, जो एक जादुई अंदाज है बात करने का, समझाने का, लोगों से सीधे तौर पर रिश्ता स्थापित करने का, वो दिखाई देता है। इसका उदाहरण मैं बताऊं, कल नासिक में, इसके पहले उनकी जो अभी भी वो जो मेस्मराइजिंग, एक जो करिश्मेटिक अप्रोच है, जो एक जादुई अंदाज है बात करने का, समझाने का, लोगों से सीधे तौर पर रिश्ता स्थापित करने का, वो दिखाई देता है। इसका उदाहरण मैं बताऊं,
कल नासिक में, इसके पहले उनकी जो नासिक की रैली थी वो अकस्मात आने वाली बारिश के चलते टाल दी गई, लेकिन कल नागपुर की रैली करने के बाद जब नरेंद्र मोदी नासिक पहुंचे तो ये लोगों को अंदाजा नहीं था। शुरुआती तौर पर मेरी वहां के पुलिस आयुक्त, उप पुलिस आयुक्त सबसे बात हुई, मैं लगातार गौर कर रहा था कि आखिर नासिक में क्या होगा, जो कि एनसीपी का गढ़ माना जाता है, एमएनएस का गढ़ माना जाता है, शिवसेना का वहां अपना वर्चस्व है, तो वहां अंदाजा शुरुआत में ये लगाया जा रहा था कि 5-7 हजार लोग जुड़ेंगे। लेकिन जैसे ही लोगों को ये पता चला कि नासिक की ओर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, नागपुर से उनका विमान उड़कर नासिक आ रहा है, तो जब सभा शुरू हुई तो वहां पर भीड़ का जो जन सैलाब था वो लगभग 35 से 40 हजार लोग। अगर आप ये समझें बिल्कुल कि घंटे 1.5 घंटे के भीतर लोगों को अगर ये पता चले कि मोदी आ रहे हैं तो ये 40 हजार लोग कहां से आते, यानी कि अभी भी मोदी का करिश्माई अंदाज काम कर रहा है। बिल्कुल, मैं मनीष भाई आपके पास आऊंगा, मुझे रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं। गठबंधन टूटने के बाद का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे हम दिखा रहे हैं आपको, गठबंधन टूटने के बाद का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे, तब तक का सर्वे जब तक तमाम पार्टियों के कैंडिडेट आ चुके थे। 3 अक्टूबर तक का ये सर्वे है और इस सर्वे में हम आपको बताएंगे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जी हां, किसके सर पर ताजपोशी हो सकती है और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बस 7:30 बजे तक का इंतजार कीजिए, तब हम आपको बताएंगे इस सर्वे के मुताबिक कि किसके सर पर सज सकता है महाराष्ट्र का ताज। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश जहां पर देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई बसती है। लेकिन उससे पहले हम सीधे चलते हैं शीतल के पास आगे के सर्वे के नतीजे जानने। बिल्कुल दीपक, अगले सवाल अगर हम सर्वे के देखें तो अगला सवाल जो लोगों से हमने पूछा वो ये था कि चुनाव में आप किसे बदलना चाहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं आंकड़े मेरे सामने अपने स्क्रीन पर, 75% जनता कहती है राज्य सरकार को बदलना चाहते हैं और मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं 70% जनता, 100 में से ये मानती है, और स्थानीय विधायक को बदलने की चाहत जो है 69% जनता रखती है। यानी एंटी इनकम्बेंसी सभी स्तर पर है। लोग राज्य सरकार को भी बदलना चाहते हैं 75%, मुख्यमंत्री को 70% और स्थानीय विधायक को 69%। अगला सवाल हमारे सर्वे का था कि आपके हिसाब से चुनाव में कौन सी पार्टी है जिसके सर जीत का सेहरा सजेगा। तो इसके मुताबिक अगर आप देखें हमारी जो परसेंटेजेस आई हैं तो इसके मुताबिक सबसे ज्यादा बीजेपी को यहां पर प्रतिशत एक बार फिर मिलता दिख रहा है। 34% जनता का मानना है कि बीजेपी को जीत मिलेगी इस चुनाव में, 12% कांग्रेस को जीत मिलती हुई देख रही है और शिवसेना को 15% जीतते हुए देख रही है। और इसके अलावा एनसीपी की बात करें तो 6%, एमएनएस मनसे की बात करें तो 3%, बाकी 30% जनता का मानना है कि उन्हें पता नहीं कि किस पार्टी को जीत हासिल होगी इस चुनाव में। अगला सवाल, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर कौन है। दीपक, आपने अभी टीज किया कि ब्रेक के बाद हम ये राज खोलेंगे, तो क्या आप चाहते हैं कि सर्वे के नतीजे में आपको और जनता को अभी बताओ या ब्रेक के लिए इंतजार करें? नहीं, ब्रेक के बाद नहीं, इंतजार खत्म कर दिया जाए। चलिए ठीक है। तो इस सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर कौन है, ये सवाल था। इसके मुताबिक सबसे बेहतर 17% उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता मानती है, देखती है मुख्यमंत्री के तौर पर। उसके बाद पृथ्वीराज चव्हाण, सरप्राइजिंगली 12% जनता उन्हें देखती है मुख्यमंत्री के तौर पर। राज ठाकरे को 11% जनता पसंद कर रही है मुख्यमंत्री के तौर पर। अजीत पवार को 4%, शरद पवार को बेहद कम नॉमिनल 2% और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को 12% जनता मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रही है, जो कि पृथ्वीराज चव्हाण के बराबर आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा 17% का आंकड़ा हम उद्धव ठाकरे के पाले में देख रहे हैं। 34% जनता को नहीं पता कि किसे मुख्यमंत्री होना चाहिए, कौन सूटेबल मुख्यमंत्री हो सकता है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल। तो हम लौटेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। मुख्यमंत्री का नाम तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर तभी लगेगी जब आपको सीटें मिलेंगी। अगर आपको सीटें नहीं मिलती हैं विधानसभा में तो आपकी पॉपुलैरिटी चाहे कितनी हो, आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, वो बताएंगे हम आपको इस ब्रेक के बाद। तभी तय होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। राष्ट्र का सबसे ताजा सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं और अब इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। अब हम आते हैं अपने सबसे अहम सवाल पर, और वो सबसे अहम सवाल ये है कि इस लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से, सबसे ताजा सर्वे के हिसाब से
किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, क्या ये एक त्रिशंकु विधानसभा होगी या किसी को पूर्ण बहुमत। सबसे अहम सवाल ये है कि इस लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से, सबसे ताजा सर्वे के हिसाब से किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, क्या ये एक त्रिशंकु विधानसभा होगी या किसी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। गठबंधन टूटने के बाद हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन टूट चुका है, बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट चुका है। बीजेपी ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन बनाया है, लेकिन शिवसेना को कड़ी टक्कर बीजेपी दे रही है। वहीं एनसीपी, कांग्रेस भी मैदान के अंदर हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी उनको खाए जा रही है। वहीं एमएनएस भी टक्कर दे रही है राज ठाकरे की पार्टी। तो ऐसे में क्या होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, आइए देख लेते हैं शीतल के साथ। शीतल। बिल्कुल दीपक, इन सवालों के जो नतीजे आए हैं वो दिलचस्प भी हैं और कंफ्यूज भी करते हैं। अगर पहला सवाल देखें कि आज अगर मतदान हो, अगर आज की तारीख में मतदान हो तो किसको कितने वोट मिलेंगे, किस पार्टी को, तो अगर हम आंकड़े देखें जो अभी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, इसके मुताबिक अगर आज मतदान हो तो कांग्रेस को 20% वोट मिलेंगे, सबसे ज्यादा, लेकिन बीजेपी को 26%। कांग्रेस भी ज्यादा पीछे नहीं, 20% के साथ। शिवसेना तीसरे नंबर पर दिख रही है 19% वोट लेती हुई सर्वे के मुताबिक। एनसीपी 13% वोट लेती हुई दिख रही है और अन्य को 14% वोट मिलते दिख रहे हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा 26%, लेकिन कांग्रेस भी ज्यादा पीछे नहीं, यानी दिलचस्प है और कंफ्यूजिंग दोनों एक साथ। अगला सवाल कि अगर आज चुनाव हो तो किसको कितनी सीटें हासिल होगी। एकदम अगर बेसिक्स पे हम आ जाए तो इसके मुताबिक सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को 105 मिलती दिख रही है अगर आज की तारीख में चुनाव होता है। दूसरी नंबर पर अगर देखें तो कांग्रेस 52 सीटों के साथ आ रही है सीटों के मामले में। उसके बाद शिवसेना 45 के साथ है, फिर एनसीपी 37 के साथ, एमएनएस को 21 मिल रहे हैं और अन्य को 28। तो ये तमाम आंकड़े जो है दिलचस्प है, थोड़े कंफ्यूजिंग भी है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल इन आंकड़ों को बताने के लिए। तो सबसे पहले सरकार बनाते हैं प्रेम शुक्ला जी, 105 और 45, तो शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार बन गई। पोस्ट पोल एलाई होंगे आप? देखिए, आप ये निश्चित जाने कि आपके इस सर्वेक्षण से कम शिवसेना के लोग इतना जरूर लेंगे कि हमको लोग पीछे समझ रहे हैं। हम 150 सीटें किस तरह से टच करें, इसके लिए काम करेंगे। इसके अलावा गठबंधन की कोई संभावना फिलहाल हमारी तरफ से नहीं है, क्योंकि जब गठबंधन जो तोड़कर भागा है वो पहले बताया कि तोड़कर भागा क्यों, तो उसको तोड़कर भागने का कोई कारण नहीं है। इसलिए शिवसेना अभी जो स्थिति है 210 सीटों पर हम सीधे टक्कर में है। और जैसा आपका सर्वे बता रहा है कि आप बता रहे हैं कि 75% स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी है, 76% सीएम के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी है और एमएलए के अगेंस्ट 69% एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी में जब हम 210 सीटों पर सीधी फाइट में है और वो सीट दर सीट बताई जा सकती है, कैंडिडेट दर कैंडिडेट बताया जा सकता है, तो हमारे को पूरा विश्वास है कि हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरेंगे। और जब हम बड़े दल के रूप में उभरेंगे तो हमारी सबसे पहली जो तैयारी है वो 150 सीटें टच करने की है। वो नहीं होगी तो आगे हम फिर उन संभावनाओं पर विचार करेंगे। और अगर 150 सीटें सेट नहीं कर पाते हैं तो गठबंधन नहीं करेंगे और अपोजिशन में बैठेंगे। हम संभावनाओं पर विचार करेंगे। यदि महाराष्ट्र के हित में विपक्ष में बैठना होगा तो निश्चित हम वही काम करेंगे। अगर मान लीजिए आप कुछ खुल के नहीं बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, आप तो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दीपक भाई, नहीं, मैं बेबाकी से ही बता रहा हूं। हाँ मनीष भाई, हमारी कोशिश जो है सत्ता पाने की है। यदि जनादेश हमको सत्ता का नहीं मिला प्रेम भाई, तो हम तो विपक्ष में बैठने के आदी हैं। प्रेम जी, केंद्र में से अभी तक मंत्री इसीलिए नहीं हटाया जी। प्रेम जी ये बताइए, अफजल खान शिवाजी का दोस्त कैसे होगा? जनादेश है, वहां हम मिलकर चुनाव लड़े थे, तो जनादेश का पालन करेंगे। पहले तो कहा कि आप विड्रॉ करने वाले थे, फिर उसके बाद आप पलट गए, आपको याद आया जनादेश था। चलिए, इससे ज्यादा कहा गया था, इससे ज्यादा पूना वाले आप अपने जो है आखिरी इंटरनेट पर पढ़ लेने से ज्ञान नहीं बढ़ जाता। आप शायद उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू नहीं देखते प्रेम शुक्ला जी, आप केवल अपने इंटरव्यू देखते हैं शायद।
पर मैं आपको और एक बात कह देता हूँ, आपको छोड़ दीजिए, चलिए इन आंकड़ों को अगर मान ले नहीं, तो बीजेपी और ठाकरे को 21 साल से कोई इंटरव्यू मेरे से बचा नहीं जो नहीं देखा हो। प्रेम शुक्ला जी, आप तो तीसरी पोजीशन पे हो, चौथी पे भी जा सकते हो, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूँ, रह जाती है कि नहीं, हम 8वीं पोजीशन पे आ जाएंगे तब भी सही बोलेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। पर क्या एनसीपी और बीजेपी एक साथ जाएगी? अगर इन आंकड़ों को अगर हम ले हमारा विचार इस तरह तो क्या एनसीपी और बीजेपी दोनों एक दूसरे को कह सकती है कि हम कोई भी हालत में नहीं जाएंगे? क्या ये दोनों पार्टियां यहाँ पे निश्चित रूप से कह सकती है कि हम शहजाद पूनावाला बड़ा खुश हो रहे हैं इससे? मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि देखिए, मेरी तो कभी शहजाद पूनावाला बड़े खुश हो रहे हैं इससे। दीपक जी, मेरी उनको अपने हार की चिंता नहीं है, उनको इससे ज्यादा खुशी है कि शिवसेना नहीं, मैं आपको बता दूं, दीपक भाई आप पुणे में हैं, पुणे के भी हाल बता दीजिए शहजाद को। मैं बिल्कुल अभी जो दीपक जी है शिवाजी महाराज और लोकमान्य तिलक जी की भूमि में है, मेरे शहर में है, तो आप जाके वहां पे पूछ लीजिए कि पिछले 10 सालों में 15 सालों में महाराष्ट्र में क्या काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, और आपको जवाब मिलेगा। आपकी एंटी इनकम्बेंसी की जो आर्ग्यूमेंट है, आपको ये याद होना चाहिए कि 1960 से जब से सरकार बनी है, 4 साल छोड़ के बीजेपी शिवसेना की सरकार कभी नहीं आई है। ये इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने और एनसीपी की सरकार ने भी साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम किया है महाराष्ट्र के जनता के लिए। और जहां तक बातें हैं जो बीजेपी और शिवसेना, शहजाद पूनावाला जी, पूना मत आइएगा, आपकी डिबेट देखते हैं लोग यहाँ पर, तभी यहाँ पूना छोड़ के दिल्ली रह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आपको, दीपक जी ढूंढ रहे हैं आपको जी, आपको और सुरेश कलमाड़ी को, 2 लोगों को। नहीं, सुरेश कलमाड़ी जी शायद पूना में ही होंगे, उनको वहां पे ढूंढे लोग, और अगर उनको मुझसे वार्तालाप करनी है तो मैं हर हफ्ते पुणे में होता हूं, उनको मेरे से डायरेक्टली मेरा वास्ता है वहां के लोगों से। पर मैं ये आपको बात बता दूं कि गुजरात में 12 साल मेट्रो की बात हुई, आई नहीं, पर महाराष्ट्र के सारे शहरों में, ज्यादातर शहरों में मेट्रो शुरू हो रही है। नंबर 1 इंडस्ट्रियलाइजेशन में, नंबर 1 जो है एनवायरमेंट, नंबर 1 जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, नंबर 1 शुगर एक्सपोर्ट में, नंबर 1 हर चीज में जो है महाराष्ट्र है। और ये पृथ्वीराज चौहान की जो नैतिकता, मैं पुणे में मेट्रो में ही चल के आ रहा हूँ, जो एक छवि है, मैं आपको बता दूं, मैं पुणे में मेट्रो में ही चल के आ रहा हूँ जी। और दीपक जी, मैं पुणे में अभी मेट्रो में ही चल के आ रहा हूँ, आपके ज्ञान के लिए बता दूं। नहीं, मुंबई में शुरू हो चुकी है, आप मुंबई में जाएंगे तो वहाँ पे जरूर, और वो मेट्रो एक इनोवा थी, ईस्टर्न एक्सप्रेस वे भी बनाया और बैंड्रा-वर्ली सी लिंक भी बनाया है, और वो मेट्रो एक इनोवा थी। पूना में, कोल्हापुर में और अन्य जगहों पे, और गुजरात में 12 साल से बातें चल रही है, वो आपने बुलेट ट्रेन वहां पे शुरू कर दी, पर अभी तक मेट्रो में वहां पे नहीं बैठ पाए हो। पर मेरी बात दूसरी है, मैं आपसे केवल इतना पूछा, आपने मुझे शुरुआत में पूछा था कि कब मोदी जी ने कहा था 100 दिन में कम करेंगे इन्फ्लेशन, ये रहा उनका बयान। आयरॉनिकली ये बयान 1 अप्रैल को आया था, तो मुझे पता नहीं कि जीवीएल नरसिम्हा राव और मोदी जी लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, या ये फ्लिपकार्ट वाला सेल था कि बेवकूफ बन गए लोग। पर ये 1 अप्रैल का बयान है, और इससे भी बढ़िया बयान है, इससे भी बढ़िया बयान है। अमित शाह का 1 अप्रैल का बयान ये था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो चीन और पाकिस्तान आएगा ही नहीं हमारे को परेशान करने के लिए। ये डीएनए का बयान है, आप जाके पढ़ सकते हैं। और अगर ना हो तो मैं अपना नाम बदल दूं। बयान कब है बताओ? मैं आपको बता रहा हूं, अमित शाह का 1 अप्रैल का बयान आप डीएनए में पढ़ लीजिए। मैं आपको चुनौती देता हूं, उन्होंने कहा है चीन और पाकिस्तान हम पे हमला कर ही नहीं सकता अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो। और यही चीज उन्होंने कही है, आर्मी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पाकिस्तान की तो हैसियत नहीं हमारे पे कोई आक्रमण करे। और आज आप देखिए क्या हो रहा है हर सेक्टर पे। शहजाद पूनावाला जाना था जापान, पहुंच गए चीन, और आपके प्रधानमंत्री महाराष्ट्र जाना था जापान, पहुंच गए सीएमओ पे ताला लगा हुआ है। ये आपकी सच्चाई है, आप वादे करते हो और जाना था जापान, आप पहुंच गए चीन। जी दीपक जी, नहीं, प्रधानमंत्री से कोई तो सवाल पूछे। जाना था आपको जापान, पहुंच गए चीन। अरे अगर चैनल नहीं पूछेंगे तो हम तो पूछेंगे ना सवाल प्रधानमंत्री से। तो हम सवाल पूछेंगे कि आप प्रधानमंत्री जी कार्यालय बंद करके आप हरियाणा और महाराष्ट्र में क्यों जा रहे हो? क्या देवेंद्र फडणवीस नहीं है आपके पास कैंपेन के लिए? क्या आपके पास गडकरी जी नहीं है कैंपेन के लिए कि आपको ताला लगा के आना पड़ रहा है? ये तो सवाल हम पूछेंगे। पाकिस्तान, राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्यों जा रहे हैं? और ये लोग जो महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र को बांटने की बात करते हैं। सवाल है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्यों जा रहे हैं? इनके पास पृथ्वीराज चौहान नहीं है क्या?
तो है, और इसीलिए महाराष्ट्र में सोनिया गांधी 4 रैली और राहुल गांधी 8 रैली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री होते हुए ये 25 रैली कर रहे हैं। क्या इनके पास स्थानीय कोई नेता नहीं है? पृथ्वीराज चौहान नहीं है क्या? अशोक चौहान नहीं है क्या? मनु शर्मा जी से आज तक। दीपक जी, मैं कह दूं, क्या आपके पास कोई एक चेहरा नहीं है मुंडे जी के बाद कि आप किसी को कैंपेन करा सको? आप दोनों स्टेट में आपके पास सीएम कैंडिडेट नहीं है, आपके पास सुनने के लिए कह दीजिए दीपक जी। बोलिए सर। आपकी भाषणबाजी खत्म हो गई तो मैं कुछ बोल दूं? सर आपका विशेष अधिकार सुनने का थोड़ा खैरियत रखिए, क्योंकि नहीं, ये विश्लेषण सुनिए, तब आप रिबट कीजिए, आपके पास कुछ है तो। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मोदी जी कोई आपके प्रधानमंत्री की तरह नहीं है जिनको कोई सुनना नहीं चाहता है, ना आपको नेत्री उनको कभी सुनने के लिए उनको कुछ बोलने नहीं देती थी। वो ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है, जमाना बदल चुका है। पाकिस्तान पे क्या बोल रहे हैं मुझे सुनाई दे रहा है, बहुत जोरों से आवाजें आ रही है। पर उनकी विश्वसनीयता के कारण पोल के रिजल्ट पे है, इश्यूज पे नहीं है। इश्यूज को तो जनता के सामने विश्वसनीयता के कारण पोल के रिजल्ट पे मोदी जी प्रभावित कर सकते हैं। अगर इतना बढ़िया जवाब दे रहे हैं मोदी जी, तो 21 बाईपोल में करारी हार क्यों मिली आपको? आप सब डर गए हैं। अरे आप दिल्ली में चुनाव कराओ, अगर आप में है हिम्मत, अगर आपकी लहर है, आपकी वेव है, तो आप कराए चुनाव। हम किससे कैंपेन कराएं? हमारे नेता कौन कैंपेन करे? अरे मजबूरी का नाम आप मोदी जी रखते हो और आप बाकी की बात करते हो, छोड़िए। जरूरत नहीं है जीवीएल साहब, मजबूरी का नाम मोदी जी है। आज ये आपकी हैसियत है महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री के खिलाफ एक मिनट, ये मेरी बात नहीं, बोले तो बेहतर होगा। शुक्ला जी, मजबूरी का नाम मोदी जी है या नहीं है उनकी? शहजाद प्लीज एक एक करके बोले तो बेहतर होगा। शहजाद जी, नहीं, हमारे सबसे शहजाद प्लीज एक एक करके बोले तो बेहतर होगा। आपके लिए मजबूरी है, हमारे लिए ताकत है, हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। चलिए, अच्छा, मुझे रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी ये बहस जारी रहेगी। आपका स्वागत है। हम बता रहे हैं आपको महाराष्ट्र का सबसे ताजा सर्वे। जी हां, और हमारा सर्वे ये कहता है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहेंगी, उसको 52 सीटें मिलेंगी। शिवसेना को 45 सीटें मिलेंगी। एनसीपी को 37 सीटें मिलेंगी। एमएनएस को 21 सीटें मिलेंगी और अन्य को 28 सीटें मिलेंगी। इंडिया न्यूज, द संडे गार्डियन और सी वोटर ने यह सर्वे किया है, और यह सर्वे किया गया है 3 अक्टूबर तक, यानी जब कैंडिडेट बढ़ चुके थे, कैंडिडेट को टिकट्स बढ़ चुके थे, उसके बाद यह सर्वे किया गया है। इससे पहले हम 2 सर्वे और कर चुके हैं। एक सर्वे तब था जब गठबंधन नहीं टूटे थे, और उस सर्वे का नतीजा कहता था कि शिवसेना और बीजेपी को बम्पर मेजॉरिटी मिलेगी। एक सर्वे तब किया गया था जब गठबंधन टूट चुके थे लेकिन टिकट नहीं बटे थे, और तीसरा सर्वे तब किया गया है जब गठबंधन टूट गए थे और टिकट बढ़ चुके थे। और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है 105 सीटों के साथ बीजेपी, लेकिन बहुमत से बहुत दूर। लेकिन अगर वो शिवसेना के साथ मिल जाती है तो सरकार बन जाती है। सीधे चलूंगा एनके सिंह साहब के पास। एनके सिंह सर, क्या आपको लगता है कि बीजेपी शिवसेना चुनाव के बाद गठबंधन बना सकती है? बीजेपी की पहली चॉइस शिवसेना होने वाली है। नहीं दीपक जी, आप याद करिए कि आपका जो सेकेंड ओपिनियन सर्वे था, ओपिनियन पोल था, उसमें फर्स्ट से आपने बीजेपी को ज्यादा दिया था। थर्ड तक आते आते आपका बीजेपी का फिर 15 और बढ़ गया। उस समय आपने ये कहा था कि मेजॉरिटी मार्क दोनों मिलकर क्रॉस करेंगे। अभी आपने जो फैक्टर इन नहीं किया है वो है 3 अक्टूबर तक मोदी कैंपेन में नहीं आए थे, और ये जो वोट आप देख रहे हैं 2009 से जब कंपेयर करेंगे तो एक 2014 के इलेक्शन को, जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, तो एक ड्रास्टिक चेंज है। जो रीजनल वेरिएशंस थे वो भी खत्म हो गए और बीजेपी शिवसेना को जबरदस्त वोट मिले थे। अब इसको देखें, वोलेटाइल सिचुएशन थी, 4 कॉर्नर कंटेस्ट था। एफपीटीपी सिस्टम जो हमारा होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो इलेक्शन का है, उसमें अगर 4 कॉर्नर कंटेस्ट है तो विनेबिलिटी पॉइंट काफी नीचे आ जाती है, करीब 26%, 27% के आसपास विनेबिलिटी पॉइंट रहती है। ऐसे में मैं साफ देख रहा हूं कि अगर मोदी का कैंपेन, जो कि एक इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट रखता है और जनता को यह मुतासिर होने देता है कि नहीं साहब,
बीजेपी अगर हम वोट देंगे तो ये हमारा कैंडिडेट ही नहीं जीतेगा, गवर्नमेंट भी बनेगी। तो जनता उसकी तरफ झुकना शुरू कर देती है, जो कि 2 अक्टूबर 3 तक नहीं था। तो ये मोदी का जो कैंपेन है ये आपको करीब 3-4% वोट का एडिशनल इजाफा करेगा। अगर वो कर देता है तो आप जो 26% कह रहे हैं ये बढ़ के 30% हो जाएगा, और तब मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट मेजॉरिटी मार्क टच करने लगेगा और शायद शिवसेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक का जो एनालिसिस है वो ये है। लेकिन शिवसेना, ये फैक्ट है कि कोंकण और मुंबई, इसमें 74 जो सीटें हैं उसमें शिवसेना का वर्चस्व है। शिवसेना अच्छा करेगी, और मेरे ख्याल से रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र में उतना नहीं अच्छा होगा, लेकिन यहां पे होगा। लेकिन फिर भी जो जिस तरह से आप ट्रेंड तीनों ओपिनियन सर्वे हम देख रहे हैं और हर ओपिनियन सर्वे में हम रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मोदी का जो कैंपेन थोड़ा मराठवाड़ा में करेगी सिंह साहब। जी आपने सुना नहीं, फिर से बताएं। जी नहीं सर, मैं सुन रहा हूं आपको, मेरा वक्त खत्म हो रहा है इसलिए मैं वाइंड अप करने को कहूंगा। औरंगाबाद, परभणी, हाँ कुछ रीजनल कुछ पॉकेट्स है जिसमें कि बेटर कर सकती है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जो फैक्टर इन आपने नहीं किया इसमें, और जो अब शायद जो आखिरी पोल सर्वे करेंगे आप उसमें ये पॉसिबल होगा, वो है मोदी के कैंपेन के बाद कितना इजाफा हुआ। अगर 3-4% का इजाफा होता है तो वो आप समझ लीजिए कि एफपीटीपी सिस्टम में ये 2n² के फॉर्मूले से बढ़ता है, और तब नंबर ऑफ सीट्स आपकी मुझे लग रहा है कि 125 के आसपास जा सकती हैं। मनु, बहुत संक्षेप में कितना स्ट्राइक रेट रहने की संभावना है बीजेपी के लिए? देखिए दीपक जी, यहाँ पर जो महाराष्ट्र का पोल है वो पोस्टर्स के लिए अब क्वेश्चन ऑफ द ईयर बन गया है, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है जो हम सबको अब ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वो ये है कि यूपी में जहां 3 पार्टियां हैं जो बराबर मैच है आपस में अपनी शक्तियों में, वो जब चुनाव लड़ती हैं तो प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल रहता है। और यहां पर 4 ऐसी पार्टियां हैं जो आपस में काफी बराबरी का दमखम रखती हैं। अब इस सीन में 1% का भी मार्जिनल वोट यहां से वहां जाना बहुत भारी सीटों के अंतर में, यहाँ पे 6% का मार्जिन आप अगर देखें तो कांग्रेस जो हाईएस्ट है उसमें और बीजेपी में 6% का। लेकिन उसमें भी जो ज्यादा एक टेक्निकल पॉइंट छोटा सा मैं डालना चाहूंगा कि जो एरर मार्जिन हमने दिया है इस पोल के लिए वो ±3% का है। और यदि हम ये मान भी लें कि आने वाले समय में कि भाजपा को 3 का नुकसान हुआ और कांग्रेस को 3 का फायदा हुआ तो वो बराबरी पे अंत करेंगे। और जो शिवसेना है वो बीजेपी से अब इतनी पीछे है कि एरर मार्जिन भी जो है वो उसको पार कर चुकी है। 7% का वोट गैप डिफरेंस अब दोनों में आ चुका है। तो बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है अब सिर्फ और सिर्फ मोदी इंपैक्ट, मोदी फैक्टर पे वेरी करेगा, क्योंकि उनका जो प्रचार और प्रसार है वो क्या गुल खिलाएगा, क्या उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी या उनकी केंद्र सरकार की जो पॉपुलैरिटी है वो एक स्टेट के स्तर पर वोटों में और सीटों में तब्दील होगी। अब यही सवाल है और ये अगले ओपिनियन पोल में हम देखेंगे। चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे खास सर्वे में इतना ही। अब हम चलेंगे हमारे किस्सा कुर्सी का लिए, और किस्सा कुर्सी में खास मेहमान होंगे जो अपने ही ढंग से अनूठा सर्वे लेकर आएंगे। देखना भूलिएगा मत। ब्रेक के